हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। जब छोटा था तो मम्मी पापा लेके आते थे। कभी स्कूटी में बैठ के आता था और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ तो साइकिल मिल गई। और साइकिल चलाने जब लगा तो फ़ोन मिल गया, है ना। तो खबरें होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, वो खुद भी बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, सब कुछ बढ़ा। खुद बढ़ता चला गया, संसार में घूमता रहा, तरह तरह के कोर्सेज़ किए। और उसके बाद एक दिन आता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? ओटीए जा रहा हूँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जा रहा हूँ। और जब पूछा कैसे आए हो, बाहर बारिश हो रही है, तो चाबी दिखा दी। चाबी कार की थी। अब लड़का बड़ा हो चुका है और वो जा रहा है। जब हमारे पास आया था, जब हम प्रैक्टिस करते थे साथ में, इसी कैंपस में प्रैक्टिस करते थे, तब क्लास 8th में था। और उसके बाद आज फिर ओटीए जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ प्रणव धनावड़े की। उससे बात करेंगे और प्रणव से पूछेंगे कि उसको कैसा लग रहा है, और जानेंगे कि किस तरह से उसकी जर्नी रही और कैसे रहा। बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना अपने बीच से। तो प्रणव से बात करते हैं क्योंकि कैमरे के उस तरफ है। प्रणव, हेलो सर, कैसे हो कैसे? आप? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं सर बढ़िया। तो हो गई जाने की पूरी तैयारी? अभी चल ही रही है सर, डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा डॉक्यूमेंटेशन है। चल रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू सर। तो प्रणव, जब आप छोटे थे और कहाँ से शुरू हुआ ये जर्नी, इसी की बात करते हैं। मिलिट्री में जाना, मिलिट्री यूनिफॉर्म कैसे, मतलब ये? सर एक्चुअली हम मुंबई से हैं। हाँ हाँ। तो जैसे मैं यहाँ आया था 2013 में, तो मेरे पापा मुझे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पीओपी में ले गए थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मैंने उनकी पीओपी देखी, फिर उसके बाद मैंने पिपिंग सेरेमनी देखी। हाँ हाँ। तो फिर मुझे वो जो यूनिफॉर्म उनका, फिर वो चाम और वो चमक है वो ग्रीन, यूनिफॉर्म की, ऑलिव वाले, ऑलिव हाँ ग्रीन हाँ, वाली। ऑलिव ग्रीन। और फिर जो वो पीओपी में उनका कोऑर्डिनेशन वगैरह था, और स्पेशली जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर था, जैसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला और उसके लिए क्लैपिंग हुई। हाँ हाँ। तो और वो जो चेटवुड बिल्डिंग है, हाँ हाँ। वो सब उस सब ने मुझे इंटरेस्ट करा। हम्म। उस सब ने मतलब मुझे अपनी तरफ आकर्षित करा, मुझे ज्वाइन करने के लिए। हाँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे, मैंने उरी मूवी आई थी वो हम्म। देखी। मेरी सबसे पहले आर्मी की मूवी लक्ष्य मूवी थी, अच्छा। जो 2004 में ऋतिक रोशन की रिलीज़ बिल्कुल हुई थी ना बिल्कुल। वो। तो फिर वो सब मैंने देखी। उसके बाद मैंने नेशनल जियोग्राफिक पे हम्म। पैरा एसएफ का डॉक्यूमेंट्री देखी। हाँ हाँ। तो वो सब चीज़ें थी जिन्होंने मतलब मुझे मिलिट्री की ओर आकर्षित करा। कब से तैयारी शुरू की और कब से सोचना शुरू किया कि मिलिट्री में ही जाना है, और पेरेंट्स ने कैसे तैयार किया? तैयारी तो मेरी कितना सर मुश्किल था? तैयारी तो मेरी सर क्लास 8 से स्टार्ट थी, क्योंकि ओके। मैंने क्लास 8 में मैंने आरआईएमसी के अटेम्प्ट्स दिए थे। हम्म। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों अटेम्प्ट्स नहीं क्लियर हुए। हम्म। फिर उसके बाद मैंने क्लास 12th में एनडीए की तैयारी स्टार्ट करी, जिसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न नहीं निकला और दूसरे 2 अटेम्प्ट्स थे मेरे पास, हाँ उसमें हाँ। मैं एसएसबी में दोनों बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। हम्म। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में आया, फिर मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करी, हम्म। क्योंकि मुझे वो हम्म। यूनिफॉर्म का वो चाहिए था कि मुझे लेना है, डेस्परेट थे मतलब। डेस्परेट था मैं। हाँ। फिर उसके बाद मैंने रिपब्लिक डे कैंप करा, वहाँ मैं पैरा एसएफ वालों से मिला। एनसीसी लेने के बाद। एनसीसी लेने के बाद हाँ। फिर मैं वहाँ रिपब्लिक डे कैंप गया। कौन सा आरडीसी किया आपने? मैंने आरडीसी करा था 2024 में। 2024, ओके। फिर वहाँ मैं आर्मी ऑफिसर से मिला। हम्म। फिर वहाँ उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा कि क्या है, कैसे करना है। फिर उसके बाद मैं वाईपी गया। वाईपी में हमारे साथ विंग कमांडर पुनप्पा सर थे। हम्म। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा, हमारी वीकनेस बताई, हमारे स्ट्रेंथ बताए, हम्म। जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली मेरी एसएसबी के लिए। ओके। फिर उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मैंने सीडीएस का पहला अटैम्प्ट दिया। उसमें मेरा रिटर्न निकल गया था, पर मैं एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया था। हम्म। फिर उसके बाद मैंने एक और सीडीएस का अटैम्प्ट दिया, हम्म। और उसमें मैं रिटर्न निकला, और मेरी एसएसबी थी बेंगलोर में। हाँ। और बेंगलोर की एसएसबी में इस बार मैं ऐसे गया था कि बिल्कुल रिलैक्स्ड था, बिल्कुल रिलैक्स्ड, अच्छा। कि जो होगा देखा जाएगा। और इस एसएसबी में मैं क्लियर कर पाया। क्या बात। पर कौन सी अनफॉर्चुनेट एसएसबी थी? मेरी सर जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था वो मेरी 4th एसएसबी थी। ओके। जी सर। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं मेडिकल आउट हुआ, मुझे री मेडिकल के लिए बुलाया गया। फिर मैंने अब 42 डेज़ में रिकवर करा और री मेडिकल में मैं फिट हो गया। ओके। तो अब जाके उसके बाद मैंने आईएमए की एसएसबी दी थी, बट उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था। आई वाज ऑन 224th पोजीशन, और ओनली 100 सीट्स वर देयर। तो उसमें मैं मेरिट आउट हुआ, एंड मेरा नाम ओटीए की लिस्ट में भी था, और मैं उस पर 451st पोजीशन पे था। और परसों ही मुझे मेरा
ज्वाइनिंग लेटर आया क्या और बात। मैं बहुत खुश था। बहुत खुशी बनती भी है। प्रणव एक बात बताओ कि क्योंकि युवा लोग देखेंगे और वो लोग सुनेंगे जितने भी यूथ हैं, जी सर। कितना मुश्किल होता है क्योंकि आप तैयारी करके जाते हो, उसके बाद में आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, सब कुछ कर लिया, एसएसबी में भी गए और जब कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं या आपका नाम नहीं आता है, जी सर। आप में से ही कुछ लोग जा रहे होते हैं, जी सर। मतलब कैसे फिर से रिकवर होके आते हो और कैसे खुद को तैयार करते हो, उस टाइम में क्या काम करता है सबसे ज़्यादा? सर सबसे पहली बात तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब आप इतनी अगर कोई तैयारी ऐसा बोल रहा है कि नहीं होता तो गलत है मेरे हिसाब से, जी। है ना, होता तो है। मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप इतनी तैयारी करके गए हो फिर भी आपका नाम नहीं आता। बट ये है ना कि एसएसबी इज़ अनप्रिडिक्टेबल। बिल्कुल। तुम यही कर सकते हो कि तुम अपने क्वालिटीज़ पे काम कर सकते हो, तुम अपनी नई हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट अपनी लाइफ जी सकते हो। और एसएसबी में ऐसे जा सकते हो कि फ्री माइंड, हम्म बिल्कुल फ्री माइंड, तभी तुम अपने एसएसबी में 100% दे पाओगे। पर एसएसबी में मतलब रिजेक्ट होने के बाद, मतलब सॉरी, कॉन्फ्रेंस आउट होने कॉन्फ्रेंस के आउट बाद, होना, यस। मतलब 2-3 दिन जाते हैं कोप अप होने के लिए। फिर 2-3 दिन कोप अप होने के लिए इन द सेंस आप खुद को एवेलुएट करते हो कि मैंने कहाँ गलत कहा, कहाँ नहीं करा, मुझे और किस पे काम करना था और किस पे काम नहीं करना था। फिर उसके बाद आप वापस उस रूटीन में आते हो, आपको थोड़ा मोटिवेशन लगता है, आप दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हो, वहाँ आप फ्री हो जाते हो, उनके साथ बात करते हो, हम्म। बाकी आपके जो मेंटर्स वगैरह उनके साथ बात करते हो, कोचिंग एसएसबी कोचिंग में गाइड्स होते हैं उनके साथ बात करते हो, तो आप फ्री हो ही जाते हो। फिर उसके बाद आप वापस एक बार आप पढ़ाई वापस अगर स्टार्ट करो रिटर्न की ना, हम्म। तो आप वो सब भूलने लग जाते हो कि आपके साथ हुआ क्या है। आपने मतलब आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, तो उसके बाद आप उसी रिदम में आने लग जाते हो। फिर आप अपने वापस आप उसी प्रोसेस में नए नए हैबिट्स इनकलकेट करके आप वापस आप वो हो जाता है कि ठीक हो जाता है आप। मतलब अपने आप को फिर से बिजी कर देते हो, फिर से हाँ, शेड्यूल में लेके आ फिर से जाते हो। शेड्यूल में लेके आते ओके। हैं। बट वो शेड्यूल में आने के लिए लगता है, मतलब टाइम 2-3 लगता है, दिन टाइम टाइम लगता लगता है, है, बिल्कुल। भूलने के लिए टाइम तो लगता है। बिल्कुल प्रणव। प्रणव ये बताओ कि ये सारी जर्नी जितनी होती है, बहुत सारे अटैम्प्ट, खासकर मुझे लगता है ना जो फर्स्ट अटैम्प्ट निकल जाते हैं वो ज़्यादा इजी है। जब आप बार बार जाते हो, बार बार जाते हो, आपको फेलियर मिल रहा है, फेलियर मतलब एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जा रहा है, Yes. उसके बाद वापस आ रहे हो, फिर से तैयारी कर रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर से तैयारी कर रहे हो, और ऐसे करते करते कई लोग हार भी मान लेते हैं, Yes. लेकिन आपने हार नहीं मान ली। और इस सफ़र में जो इस तरह का होता है, इस तरह से अप्स एंड डाउन्स बोलेंगे इसको, जो आते हैं, तो इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रोल रहता है? सो इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आप मतलब वो एग्जॉशन हो जाता है, हम्म एक्चुअली एग्जॉशन हो जाता है कि आप इतने अटेम्प्ट दे रहे हो, पर तभी भी आपके दिमाग में होता है कि अरे निकल नहीं रहा है, निकल रही है। पर जब फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको जब सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब पेरेंट्स होते हैं, हम्म वो सपोर्ट करते हैं, वो आपके साथ बैठते हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, वो आपके नेगेटिव क्वालिटीज़ पॉजिटिव क्वालिटी डिस्कस करते हैं, तो आपको क्लिक होता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। और वो एक सपोर्टिव होता है। आप फैमिली के साथ बाहर जाते हो, आप जितना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बात करते हो ना, वो आपको इतना ईज़ देता है। स्पेशली आप पेरेंट्स के साथ जब बात करते हो, पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि बिल्कुल। क्या करना चाहिए तुझे, और पेरेंट्स ऐसे सपोर्टिव होते हैं कि दे आर ऑल्सो फाइंडिंग वेज टू, मतलब कि आपका एसएसबी क्लियर कैसे हो, दे आर ऑल्सो फाइंडिंग कि नई नई कोचिंग्स वगैरह वो भी ढूंढ रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब आप उनकी मेहनत देख के आप ईज़ हो जाते हो और आप डबल मेहनत करने लग जाते हो। और फ्रेंड्स के साथ आप बात करते हो, तो नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ जब भी आप बात करते हो तो आप मस्ती मूड में होते हो, तो आपको नॉर्मली रिफ्रेश करने का काम रिफ्रेश करने का काम करता है। पेरेंट्स की अगर बात करें तो आपके मामले में अगर मैं बात करूं, मैंने देखा है कि आपकी मम्मी जितनी केयरिंग है और पापा जितने केयरिंग हैं, दोनों लोग बहुत केयरिंग हैं, लेकिन उसी तरह से स्ट्रिक्ट भी हैं, और ख़ासकर मुझे लगता है पापा। तो कैसा, मतलब दोनों, आपके घर का क्या माहौल रहता है? घर का माहौल तो सर मतलब अभी अगर मेरा कुछ प्रोजेक्ट होगा, जैसे एसएसबी वगैरह होगा, हाँ हाँ। तो हम मतलब घर का माहौल होगा, हम टीम जैसे काम करते हैं। ओके। मतलब एक अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो हाँ उसके हाँ। प्रोजेक्ट के लिए हम तीनों काम करेंगे। चाहे मेरे मम्मी का कुछ पीएचडी वगैरह में हो, तो हम तीनों उसमें लग जाएंगे कि कैसे करना है, हम मम्मी को ईज़ कैसे दे सकते हैं ताकि वो अपनी पीएचडी का पढ़ाई वैसे कर पाए, मतलब अच्छे से कर पाए। वैसे ही जब मेरी एसएसबी वगैरह होती है, तो मेरे मदर, मेरे फादर मुझे, मतलब स्पेशली मेरी मदर मुझे मतलब मेरे डाइट में हेल्प करती है, क्योंकि आप जब भी एक प्रोसेस में होते हो ना, आपको ऐसा होता है कि उसी में लग जाते हो, आप एक ही राह में लग जाते हो, तो आप दूसरा राह भूल जाते हो। तो मेरे केस में ऐसा होता है कि
मैं अगर पढ़ाई में लग गया तो मैं सिर्फ पढ़ता रहता हूँ और मैं अपनी डाइट भूल जाता हूँ। तो मेरी जो मतलब मिला खाते चले गए टाइप। हाँ, तो वहाँ पर मम्मा ज़्यादा वो करते तो हैं। मेरी मम्मी वहाँ ज़्यादा, मम्मी फ्रूट्स काट के लाएगी, हाँ मम्मी हाँ। रोटी बना देगी, मम्मी बोलेगी नहीं मेथी की सब्जी खा, अच्छा। जबकि मन नहीं होता। पर हाँ, क्योंकि आपका माइंड एक जगह डाइवर्टेड फोकस्ड है, हाँ हाँ। तो आपको वहाँ आप फोकस नहीं कर पाओगे ना। तो वो सब मेरे मम्मी या मेरे पापा वो ख्याल रखते हैं, तो ऐसा घर पे माहौल होता है। ओके। प्रणव, जब आप यहाँ पर आए थे NIPUD कैंपस में, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, आप क्लास 8th में आए थे सर, जी सर। है ना? क्लास 8th में आए थे, पेरेंट्स लेके आते थे। देहरादून रनर्स क्लब है, जहाँ बहुत लोग जानते हैं आपको और सबकी उम्मीदें थी। जी वो लोग जब देखेंगे, उनके साथ में अंकल आंटी लोग कहूँगा मैं, उस टाइम में थे, है ना? अंकल आंटी लोग ही थे सारे। जी सर। जी और उसके बाद में उनके साथ बातें करते थे, वो आपसे आके मिलते थे, पेरेंट्स से आके। और इस कैंपस में आपके साथ के बहुत लोग इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, बहुत की जी आपने गाइड रनिंग करी है। इन सब ने कैसे तैयार किया आपको? इन सब का क्या रोल रहा? और क्या इन्होंने कहीं पे हेल्प किया किसी तरह से? ऑफ कोर्स इनका भी मतलब बहुत बड़ा हाथ था। मतलब इनके साथ जब एक्चुअली जब ये मुझे फिजिकली बहुत पुश करते थे। हम्म। एक्चुअली जब मैं इनके साथ गाइड रनिंग करता था तब मुझे ये लोग फिजिकली बहुत पुश करते थे, क्योंकि इनका फिजिकल स्टैंडर्ड मेरे फिजिकल स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। मैं हम्म। आपको कल का एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे देवराज और तुषार थे, हम्म। और मैं बहुत दिनों बाद रनिंग पे आया हूँ और मेरी रनिंग की प्रैक्टिस छूट गई थी। पर इन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ के हम दोनों ने मुझे बोला कि भैया हम हमारी गाइड रनिंग कर लो। हाँ हाँ। और इन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना भगाया, इतना भगाया कि मैं थक गया था, पूरा थक गया था। लेकिन फिर भी पर चलते रहे उनके फिर उससे। भी मैं लगा रहा। तो इनसे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हार्ड हार्ड वर्क, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये सब मतलब मैं इन्हें देखता हूँ कि रोज़ मॉर्निंग में आते हैं, चाहे कुछ भी हो, जितनी भी ठंड हो, जितनी भी गर्मी हो, ये लोग मॉर्निंग में आते हैं। तो ये सब मैंने देखा है और इसी से मुझे मोटिवेशन भी मिला है। और इनके साथ में आके मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी, और मतलब समझाने का तरीका मेरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हाँ। एक्चुअली दे कांट सी यू ना। और यस। जब इन्हें वार्म डाउन या वार्म अप कराना होता है तो इन्हें हर एक डिटेल से ढंग से बताना पड़ता है। तो मेरा मतलब मुझे उसमें भी हेल्प मिली कि सामने वाले को समझाना कैसे है। और अगर आप मतलब इन्हें जैसे अगर आप इन्हें समझा दो ना, मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं या ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, हम्म। इन्हें आप जैसे समझाएं तो हाँ, आप जितने भी नॉर्मल विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जितने, विजुअली हाँ इम्पेयर्ड है तो हाँ, आप नॉर्मल जो इंसान है आप उसे आराम से समझा पाओगे। साइटेड जो हैं साइटेड जो है। उनको आराम से कर सकते हैं, है ना? तो प्रणव, अब जाने की तैयारी में हो और उसके बाद में देहरादून छूटेगा, जी सर। चेन्नई पहुंचोगे जी OTA में। चेन्नई से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। यस मैं सर। भी वहीं पे चेन्नई में ताम्बरम में मैंने ट्रेनिंग करी है। और वहाँ से हम लोग जब आए थे तो ताम्बरम में हमने ट्रेनिंग करी थी। तो आप चेन्नई जाओगे, है जी ना? सर। देहरादून छूट रहा है। क्या कुछ यादें देहरादून की हैं, या फिर सब कुछ भूल के OTA के हो जाओगे? सबसे पहले तो मौसम। हाँ मौसम जो देहरादून का मैं कभी नहीं भूल पाऊँ, क्योंकि चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं उन सबको बहुत मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा। तो ये तो मैं मिस ही करूँगा, बट ऑफ कोर्स मैं OTA चेन्नई में जाके भी गेन करूँगा। बहुत सारे मेरे ऐसे कोर्समेट्स होंगे, बिल्कुल वो हाँ। बडीज़ होंगे, मैं उन्हें गेन करूँगा। वो लाइफ टाइम बडीज़ है वो, तो फिर एक साथ मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, एक साथ परेड, ये सब तो गेन भी है और लॉस भी है। देहरादून को तो मैं बहुत मिस करूँगा सर। ओलिव ग्रीन जिसका सपना देखा था जी सर। और जिसको आप मतलब जी रहे थे, और मिल नहीं पा रहा था, और उसके बाद आज आप आज आज वो मिलने जा रहा है आपको। जी सर। आप 27 को ज्वाइन करोगे, यस सर। है ना? तो क्या प्लान है आगे? किस तरह से, मतलब क्या कुछ अलग करने का प्लान है, या फिर उसमें रंग जाना है, या क्या लेके चल रहे हो कि किस तरह से अपने आप को तैयार करोगे? क्योंकि अभी आप यंग हो। क्या एज है इस वक्त आपकी? मेरी अभी एज, आई जस्ट टर्न 22 ऑन 12th मार्च। ओके। दिस 12th मार्च। ओके। तो क्या प्लान्स हैं कि आगे जाके और कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है नेशन को सर्व करके, और कैसे वो है? आगे जाके सर अभी तो फिलहाल OTA की जो 1 साल की ट्रेनिंग है बिल्कुल। उसमें अपने आप को पूरा झोंक अपना देना है, बेस्ट, हाँ बिल्कुल। अपना पूरा बेस्ट देना है। फिर उसके बाद सर मेरे आगे के प्लान्स है कि आई वांट टू जॉइन 9 पैरा सर। हम्म। क्यों? एंड सर बिकॉज इट गिव्स अ एडवेंचर, ओके। थ्रिलिंग है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है वो। मतलब आपको फ्री फॉल, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग, बाद में उनका मतलब रोज़ का एंगेजमेंट होता है टेररिस्ट से, हाँ हाँ हाँ। फायर फाइटिंग वगैरह, तो एड्रेनलिन रश करता है वो। अच्छा। तो वो तो है। और अदर देन अगर आप मतलब आर्मी से बाहर बताओ तो मुझे
मेरी 3 चीज़ें जो मुझे करनी है, एक तो आयरन मैन करना है जो होता है फुल आयरन मैन, उसके बाद एक हायरॉक्स करना है, हायरॉक्स जो अभी नया 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 इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस है, अभी नया ही चल रहा जी है सर। और काफ़ी ट्रेंडिंग है। यस सर। हाँ, और एक मुंबई की फुल मैराथन करनी है 42 किलोमीटर। 42.195 यस किलोमीटर्स। सर। आपको पता है 42.195 किलोमीटर्स आज जो टाटा मुंबई मैराथन बोलते हैं, यस सर। जब वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हुआ करती थी 2008-9 में भागा हूँ मैं उसको। यस सर। और आप भागोगे, अच्छा लगेगा। साथ ही प्रणव, जितना बताया कि जिस तरह से आप खुद भी एमएमए भी करते थे यहाँ जी पे, सर। और उसके बाद आपने रनिंग भी करी है, देहरादून के पहाड़ों में भागे हो, है ना, यस अप्स सर। एंड डाउन्स में, जो जितने सब कुछ आपने किया हुआ है, और आगे भी आप बोल रहे हो कि लाइफ को बिल्कुल एडवेंचरस बनाना है। यस सर। कहाँ से इतना कौन पुश करता है और अपने आप को कैसे तैयार करते हो इन सब चीज़ों के लिए? सही है, एक्चुअली इस सब का जो क्रेडिट है वो मेरे फादर को जाता है, जिन्होंने मुझे इस सब चीज़ों से मतलब इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोड्यूस करा है, यस। इन्होंने एक्चुअली मुझे जो एमएमए भेजने का आइडिया था वो उनका ही था, क्योंकि अगर तुम टॉप लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हो तो उसके बाद तुम बॉटम लेवल की कर ही सकते हो। मतलब बॉटम लेवल में उस मतलब उन्हें कम नहीं लेख रहा, पर हाँ 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 जब मैंने एमएमए करा ना, तो मुझे जब मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट लिया, हाँ तो मुझे कराटे में ब्लैक बेल्ट लेने के लिए ज़्यादा मतलब वो नहीं लगा, क्योंकि मेरी पहली फिजिकल स्ट्रेंथ एमएमए की लेवल की थी, तो मुझे कराटे का ब्लैक बेल्ट लेवल लेने के लिए आसान पड़ गया था। ओके। और बाकी एडवेंचरस लाइफ के लिए सर उन्होंने ही मुझे मतलब इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने मुझे आइडिया दी कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाना, जो मैंने करा था अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में। ओके। तो वहाँ कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज मैंने एसजीआरआर यूनिवर्सिटी से करा सर, पटेल SGRR, में। ओके। Yes, ओके। sir। और जो आपने बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया वो कहाँ से किया? वो मैंने सर अरुणाचल प्रदेश में दिरांग में निमास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ओके, तो वहाँ से करा मैं। वहाँ से क्या हुआ? यस सर। बहुत जगह घूम चुके हो आप, मैं देख रहा हूँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था, बहुत जर्नी कर चुके हो। क्या मिलता है इस तरह की जर्नी करके, या इस तरह का ट्रैवल करके क्या मिलता है खासकर? सर एक्सपीरियंस सर, नए नए लोगों से बातें करने को मिलता है, नए नई जगह दिखने को मिलता है। आप एक्चुअली आपकी जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वाली जो क्वालिटी है ना, वो बढ़ जाती है। ओके। मतलब आप ये होता है कि अभी आप यहाँ जा रहे हो, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इंजॉय कैसे करना है, नेक्स्ट आपको डाइन मतलब खाना कहाँ खाना है, ये तो एडजस्टमेंट वहाँ पे कि एडजस्टमेंट कैसे, वगैरह। कहीं पे नई जगह हाँ, गए हो तो वहाँ के आपको लोग। अगर आपके पास मतलब पैसे मतलब लिमिटेड है, हाँ हाँ। तो आपको उस लिमिटेड पैसे में आपको इंजॉय कैसे करना है पूरा आपका स्टे, घूमना वगैरह, तो वो सब सीखने को मिलता है सर बहुत। तो नए मज़ा नए आता है। नए नए लोग, एक्सपीरियंस, उनसे बातें करना, नई नई आइडियाज़, वो सब मिलता है। प्रणव, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, जिस तरह से आप गए, आपकी फैमिली ने आपका पूरा साथ दिया, फ्रेंड्स ने साथ दिया, अभी आप जा रहे हो, ओटीए जा रहे हो। यूथ के लिए, खासकर जो आजकल का यूथ है, क्योंकि उनके लिए एक मैसेज क्या होगा आपका? सर एक वर्ड में अगर मैं मैसेज बोलूँ तो नेवर गिव अप। ओके। ये सबसे पहला मैसेज है, क्योंकि कुछ मतलब ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें अपने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है, हाँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएस भी क्लियर कर लेते हैं। पर कुछ कैंडिडेट होते हैं जिन्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। वो कभी कभी दिमाग में आता है कि नहीं, छोड़ देते हैं, दूसरा प्रोफेशन ले लेते हैं। पर अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको वही प्रोफेशन करना है ना, तो आपको चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स लग जाए, आपको वो क्लियर करना ही है। तो आपके दिमाग में एक स्पॉट आता है कि नहीं, छोड़ देते हैं, पर वो आपको वो स्पॉट को ओवरकम करना है। वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको रखना है, और आप जो काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी मेन की है इसमें। ओके प्रणव, ऑल द बेस्ट आपको। और अब मुलाकात होगी ओलिव ग्रीन में, जब आप आओगे हम चाहेंगे कि एक बार फिर से इस कैंपस में आओ। Yes, लेकिन उस दिन जब आओ यूनिफॉर्म में आओ आप, क्योंकि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपको देखना चाहेंगे और मिलना भी चाहेंगे। और आपके साथ के तो काफ़ी लोग हैं जिनने आपके साथ प्रैक्टिस भी की थी। Yes, sir। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे कि एक बार आप ज़रूर, जब आप लीव पे आएंगे या किसी तरह से आएंगे, तो एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करना। श्योर सर। ऑल द बेस्ट प्रणव। और आगे आने वाले टाइम में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अब है तैयारी जाने की, और जब चलेंगे तो बहुत कुछ नया लिखेंगे। कहीं इतिहास लिखेंगे, कहीं कुछ और बनाएंगे, कहीं कहानियाँ बनाएंगे। देखते हैं, प्रणव को फिर आपसे मिलाऊंगा एक बार, और जब मुलाकात करेंगे तो फिर कुछ और नया होगा। प्रणव फ़िलहाल जाने की तैयारी में हैं, और जब वो ज्वाइन करेंगे ओटीए को, ज़िंदगी बिल्कुल टर्न लेगी, अलग होगा, माहौल अलग होगा। दिन, सूरज तो निकलेगा, पर सूरज के साथ जो चलने वाला दिन है वो बहुत अलग होगा। रातें होंगी लेकिन उनमें नींद कम होगी और थकान ज़्यादा होगी। इन सब को करते हुए जिस दिन वो वहाँ से कमीशनिंग लेके निकलेंगे, वो दिन उनके लिए बहुत सुनहरा होगा। इन्हीं सब बेस्ट विशेस के साथ में प्रणव को, उनके परिवार को, सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम भी विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे।